ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ये पॉसिबली आपका लास्ट वीडियो होगा रोटेशन डायनेमिक्स के एमसीक्यूज़ का, सीईटी के एमसीक्यूज़ का। तो लेट्स से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो जो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का आपको दिख रहा है, 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स each of mass m and radius r are so arranged that their centers when connected from a square, when connected from नहीं फॉर्म आएगा शायद, FORM फॉर्म आएगा, फॉर्म चलो समझ जाना। वैसे फॉर्म अ स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म करता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द स्क्वायर। अब पहले समझते हैं कि क्वेश्चन भाई इन्होंने देखे क्या रखा हुआ है। इन्होंने बोला है कि 4 स्फीयर्स है आपके और 4 आइडेंटिकल स्फीयर्स है। इस तरीके से इनको इस तरीके से अरेंज करके रखा है कि इसके सेंटर्स को अगर आप मिलाओगे तो वो एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा ऐसे। अभी अच्छे से बना नहीं पाया हूँ मैं, तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से बनाते हैं। अच्छे से बनाने के लिए अपने को इसमें घुसना पड़ेगा और ये रहा स्क्वायर। तो ये 4 स्फीयर्स है, स्फीयर मतलब पूरा भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर्स है, सॉलिड स्फीयर्स, राइट। तो यहाँ पे क्लोन क्लोन क्लोन, चलो अब अरेंज करते हैं। तो एक यहाँ पे इधर से अटैच हो जाएगा ऐसे, दूसरा आपका यहाँ से अटैच हो जाएगा ऐसे, और तीसरा यहाँ से अटैच हो जाएगा ऐसे। तो बेसिकली चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनके सेंटर्स को अगर आप मिलाओगे तो सेंटर्स को मिलाने पर आपका मिलेगा एक स्क्वायर मिलेगा। तो देखो ये सेंटर आप यहाँ से यहाँ मिला दो पहले, तो फिर यहाँ से यहाँ मिला दो, और फिर यहाँ से यहाँ मिला दो, और फिर यहाँ से यहाँ मिला दो, तो आपको स्क्वायर मिल गया, राइट। अब एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है पूरे सिस्टम का, पर एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? तो ये बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर का सेंटर है, ये स्क्वायर का सेंटर है, एक्सिस इस स्क्वायर के, देखो 4 स्फीयर है ऐसे, 1 2 3 4, उसके सेंटर्स को मिलाओगे तो बीच में एक स्क्वायर बनेगा इस तरीके से। अब उस स्क्वायर से हमारा एक्सिस पास हो रहा है, जो हमारा एक्सिस पास हो रहा है वो स्क्वायर के सेंटर से पास हो रहा है, वो स्क्वायर के सेंटर से पास हो रहा है और किसी भी एक साइड के पैरेलल है। तो अगर मैं ये साइड पकड़ लूँ तो ये साइड के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हमारा एक्सिस है, ये रहा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको पूरे सिस्टम का, तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये एक्चुअली में क्या है। बताओ, आपका ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने पूछा है। हर स्फीयर का आप देखोगे तो इसी एक्सिस के अबाउट है, क्योंकि ये भी स्फीयर इसके टेंजेंशियल एक्सिस, और ये एक्सिस जो होता है स्फीयर का टेंजेंशियल एक्सिस होता है, और टेंजेंशियल एक्सिस के अलॉन्ग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, चारों स्फीयर्स एक जैसे हैं तो किसी एक का इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर स्फीयर के लिए ये टेंजेंशियल एक्सिस ही होगा। इसके लिए भी देखो टेंजेंशियल एक्सिस, इसके लिए भी टेंजेंशियल एक्सिस। तो आपको क्या करना है, एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे अगर आई चाहिए तो क्या होगा बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके सेंटर से हम एक्सिस पास करते हैं। इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई सी लिख देते हैं, और हमें पता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr²। ये हम कर चुके हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होता है, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 होता है। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस जो h है वो एक्चुअली में r के बराबर है, तो आप I विल बी इक्वल टू IC प्लस mh², सेंटर ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके। तो 2/5 mr² और h का वैल्यू r है, तो यहाँ पे 2/5 mr² प्लस mr² हो जाएगा, दैट इज विल बी इक्वल टू 2/7 mr²। तो मतलब ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/7 ना, 2 + 5 7/5 क्या लिख दिया मैंने यार, सॉरी 7/5 mr² होता है। तो 7/5 mr² इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालोगे तो आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है 7/5 mr² का, क्योंकि एक का 7/5 mr² हो रहा है अबाउट एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस। तो ये सीधा आपका हो जाएगा 28/5 mr²। 28/5 mr² इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, टू सॉलिड स्फीयर्स A and B having same mass and different radii rotate with kinetic energies EA and EB respectively. The moment of inertia about their axis of rotation are I and IB respectively. If IA is equal to IB by 4 and EA is equal to 100 EB, then the ratio of their angular momenta LA to LB is. देखो मैंने आपको ये बताया था कि सॉलिड स्फीयर है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, और मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है क्योंकि रोटेशन हो रहा है यहाँ पे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है। आपको बोला था ध्यान रखने के लिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2I होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। तो फिलहाल आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों के लिए, ए और बी के लिए यूज कर लेना है। तो ई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, एल ए का स्क्वायर अपॉन 2IA, और ई बी क्या हो जाएगा, एल बी का स्क्वायर अपॉन 2IB। हमको चाहिए क्या बताओ, किनका रेशियो चाहिए, एल ए टू एल बी का रेशियो चाहिए। आप दोनों को डिवाइड कर दो, ई ए और ई बी को। तो आप देखोगे ई ए और ई बी को अगर आप डिवाइड करोगे तो ई ए अपॉन ई बी विल बी इक्वल टू एल ए स्क्वायर अपॉन 2IA अपॉन एल बी स्क्वायर अपॉन 2IB हो जाएगा। तो 2 और 2 यहाँ से हो गया कैंसल। नाउ से EA का वैल्यू 100 EB है, तो EA की जगह पे आप 100 EB लिख दो। तो 100 EB अपॉन 100 EB तो है ही आपका, दैट इज इक्वल टू, अब देखो LA स्क्वायर अपॉन IA, अब ये डिवीजन है, डिवीजन को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो ये उल्टा हो जाता है, IB अपॉन LB स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो दैट विल EB भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 100 विल बी इक्वल टू, अब देखो LA स्क्वायर अपॉन LB स्क्वायर को एक साथ ले लो, LA अपॉन LB का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय IB अपॉन IA। और यहाँ पे एक और रिलेशन दिया था, IA की जगह पे IB बाई 4 दे के रखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि IB का वैल्यू क्या आ जाएगा, IB विल बी इक्वल टू 4IA। तो बस यही यूज करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 100 इज इक्वल टू LA अपॉन LB का स्क्वायर, LA अपॉन LB का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय IB की जगह पे क्या डाल दोगे, 4IA डाल दो। तो 4IA अपॉन IA कैंसल। तो यहाँ पे LA अपॉन LB का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 25। तो अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो LA अपॉन LB विल बी इक्वल टू अंडर रूट 25, दैट इज इक्वल टू 5 आपका आंसर है, और ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 particles each of mass m are placed at the corners of a square of side L. The radius of gyration of the system about an axis perpendicular to the square and passing through its center. तो देखो भाई, पहले तो हम स्क्वायर बना लेते हैं। एक काम करते हैं, बड़ा सा स्क्वायर बनाते हैं, अच्छे से समझ में आता कि ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे पार्टिकल रखा हुआ है। पार्टिकल रखा हुआ है इसका मतलब क्या, पॉइंट पार्टिकल है। एक एक पार्टिकल है यहाँ पे m और यहाँ पे m, और इसका अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये हो जाएगा सेंटर। यहाँ पे कहीं सेंटर आएगा, इस सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे पास हो रहा है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आपको पहले सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। तो भाई सबका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबका, हर एक पार्टिकल का एक्सिस, ये सीधा एक्सिस ऐसे जा रहा है ना, इस एक्सिस से डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो अगर मान लो इस स्क्वायर का लेंथ L है, साइड L है, तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा, ये पहले पार्टिकल का डिस्टेंस हो गया। इसको हम, अब ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। देखो पूरा जो आपका डायगोनल होता है, वो डायगोनल का जो लेंथ होता है वो √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। और साइड क्या दे के रखा हुआ है आपका, L दे के रखा हुआ है। तो डायगोनल का पूरा लेंथ जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो √2L हो जाएगा। अब अगर सपोज करो आप ये डिस्टेंस लोगे R, सबका वैसे R ही आने वाला है, R और ये R, तो
तो ये पूरे डायगोनल का आधा हो जाएगा r, सो r विल बी इक्वल टू डायगोनल डिवाइडेड बाय 2, डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। डायगोनल का क्या वैल्यू है, √12/2, √12/2, तो आपको r का √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये l/√2 आ जाएगा। मतलब हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस l/√2 है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बताओ, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। देखो एक एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m1r1² प्लस m2r2²। अब यहाँ पे 4 पार्टिकल है ना, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस m4r4²। लेकिन देखो सबका मास m ही है और सबका डिस्टेंस r ही है, तो इसका मतलब mr² 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 है ना, mr² प्लस mr², तो कितना हो जाएगा आपका 4mr² हो जाएगा, 4mr², और r का वैल्यू डाल दो l/√2, तो I विल बी इक्वल टू 4ml/√2 का स्क्वायर। तो आपका I का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4ml का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2ml²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारे पास आ गया 2ml²। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आप सीधा लगा दो, I/m होता है। I/m मतलब पूरे सिस्टम का मास, तो पूरे सिस्टम का मास क्या होगा बताओ, 4m हो जाएगा, तो √2ml² अपॉन 4m हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपका m और m हो गया कैंसिल, और 2 1 2 2 ये हो जाएगा l²/2, और स्क्वायर रूट लोगे तो l/√2 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन k का वैल्यू l/√2 होगा। वैसे आप डायरेक्टली देख सकते हो हर पार्टिकल का अगर डिस्टेंस यहाँ पे, अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाओ तो आपको पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सिस से इतना डिस्टेंस जहाँ पे पार्टिकल अगर रखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सेम आएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका चेंज नहीं होगा। आपको पूरे सिस्टम का मास किसी एक पॉइंट पे रखना है, वो पॉइंट की दूरी आपके एक्सिस से जो होगा वही रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। तो आपके पास तो वैसे भी पॉइंट पार्टिकल्स ही है, अगर सारे के सारे पॉइंट पार्टिकल्स ही है और सब आइडेंटिकल है और सबका डिस्टेंस अगर सपोज करो आपका एक्सिस से सेम दूरी पर है, तो वही आपका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाता है। इन शॉर्ट ध्यान रखना कि अगर सपोज करो आपका ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ आपने सेम डिस्टेंस पे सेम पार्टिकल्स रखा है, मतलब आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो डिस्टेंस होगा जिस पे आपका पार्टिकल्स रखा गया है, अगर ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस पे हर जगह पे रखा गया है, तो आपका एक्सिस से जो वो डिस्टेंस हो जाता है वही डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ गायरेशन भी हो जाता है, समझे। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, इसका मतलब अगर सपोज करो मैं रिंग की बात करूँ, रिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिंग में आप देखोगे पार्टिकल्स इक्वी डिस्टेंस पे रखा हुआ है सारे के सारे, है ना, तो आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो रिंग का रेडियस होगा वही उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा, ऐसे समझे। तो अब उतना अगर मान लो चीज़ें नहीं क्लियर है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जाए तो आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लो, और याद रहे नीचे मास जो होगा वो पूरे सिस्टम का मास होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A particle is moving on a circular path of radius 10 meter. At any instant of time, its speed is 5 meter per second. ये एक्चुअली पर मीटर पर सेकेंड वहाँ पे रहेगा, ठीक है चलेगा। एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्पीड इंक्रीज हो रहा है मतलब ये एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देके रखा है। देखो स्पीड इंक्रीज करने का काम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही करेगा, और रेडियस यहाँ पे आपको 10 मीटर देके रखा हुआ है सर्कुलर मोशन में, और स्पीड इंक्रीज हो रहा है मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। एट एनी टाइम इट स्पीड, अच्छा एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका स्पीड बोल के रखा है 5 मीटर पर सेकेंड है, और उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देके रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट इज, नेट एक्सेलरेशन मतलब होता है आपका टेंजेंशियल और जो आपका रेडियल एक्सेलरेशन है उन दोनों का टोटल। तो अब टोटल कैसे निकालोगे, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे कि भाई देखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन होता है, या इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, दूसरा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियली होता है, और इन दोनों का टोटल आप निकालोगे तो ये आपका टोटल एक्सेलरेशन ए हो गया।
तो टोटल एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये हम कर चुके हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है। तो आपको ए टी तो पहले से देके रखा हुआ है, आपको बस क्या करना है यहाँ पे ए सी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो वो भी मिल जाएगा बड़े आसानी से। वी और आर तो देखिए रखा हुआ है ना, तो आपका ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें से एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर। 3 फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, उसमें से ये यूज करेंगे क्योंकि वी और आर दे के रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू 2.5 है, ए टी का वैल्यू 2 है, अंडर रूट डाल दो, उसके बाद सॉल्व करो। तो ए सी का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 प्लस ए टी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 6.29 हो जाएगा। अब 6.29 है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि यही होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ चलेगा। 6.29 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो आप चेक कर लो, देखो 3.2 का स्क्वायर निकाल लो, इनका स्क्वायर निकालोगे तो आंसर आना चाहिए। अब 4 का स्क्वायर निकालोगे तो 16 आएगा, 16 तो है नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। 5 का स्क्वायर 25 आता है, बहुत छोटा नंबर है ये, इसका स्क्वायर रूट इसमें आना चाहिए। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 तक जाएगा, पर ये तो 6 है, काफी बड़ा नंबर है। 3.2 का स्क्वायर करोगे तो ये 6.29 तक क्या पता आ जाए, तो हम यहाँ पे 3.2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 3.2 इंटू 3.2 कर लो, 2 2 4 4 3 2 6 6 12 12 12 3 3 9 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10.24 हो रहा है, इसमें तो गड़बड़ है यार। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई मैंने बहुत ही गलत यहाँ पे निकाल लिया है। 6 4 10 होता है, ये 10.25 होगा। हे भगवान, ये प्लस माइनस का मिस्टेक था। अब देखो दोनों करीब आ रहे हैं, है ना, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट मुझे नहीं जानता हूं, मैं इसका स्क्वायर रूट मुझे नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, इन सब का स्क्वायर निकाल लिया। 4 का स्क्वायर 16, 16 से तो छोटा नंबर है। 5 का स्क्वायर 25 ना, 2 का स्क्वायर 4 ना, इसका स्क्वायर करके देखा तो इसके करीब आ रहा है, इसका मतलब 3.2 आपका आंसर आ जाएगा, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए? आगे देखें। A ring, a solid sphere and a disk have same mass and radius. दो सबका मास सेम है। देखो ring, solid sphere और disk have same mass and radius. Which of them have the largest moment of inertia? Moment of inertia निकाल लो ना। रिंग का क्या हो जाएगा, mr², ये तो फॉर्मूला से पता चल जाएगा आपको। डिस्क का क्या हो जाएगा आपका, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr², इससे कम है, रिंग से कम है। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, रिंग, डिस्क और स्फीयर ना, सॉलिड स्फीयर, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो देखो ये भी mr² से छोटा ही है, रिंग का सबसे ज्यादा है, तो लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग ओनली। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो। यस, ठीक है। A can filled with water revolved in a vertical circle of radius r and water just does not fall down. The time period of revolution is, तो उसको मतलब लगभग इस तरीके से सर्कल में घुमाया जा रहा है, मतलब एक कैन है उसमें पानी भर दिया, उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है। तो अब जो कैन में पानी भरा है वो अगर ऐसे ऊपर जाएगा तो ऐसे रखोगे तो कैन में से पानी नीचे गिर जाएगा, लेकिन आप उसको एक पर्टिकुलर स्पीड दे दोगे, इतना स्पीड कि जस्ट वो अपना सर्कल कंप्लीट कर पाए, मिनिमम स्पीड दिया आपने, तो फिर वो पानी नीचे ना गिरकर सर्कल में घूमने लग जाता है। वो जो मिनिमम स्पीड होता है आपका वो क्या है, तो इसकी बात, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जो मिनिमम स्पीड होता है टॉप मोस्ट लेवल पे, टॉप मोस्ट लेवल पे अगर ये कैन में वाटर भरा हुआ है, मिनिमम स्पीड जो होता है दैट मिनिमम स्पीड इज √RG। ये मिनिमम स्पीड है यहाँ पे √RG। अब देखो इस पर टॉप मोस्ट पोजीशन पे 2 फोर्सेस लग रहे होंगे, इस पे एक नहीं, 2 क्या, एक ही फोर्स लग रहा है, वेट mg, और ये वेट mg सेंटर की ओर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेट mg सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करके इसको सर्कल में घुमा रहा है। दैट मीन्स योर वेट mg वर्क्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, mv²/r या m⍵²r, जो भी है 3 फॉर्मूला है, पर आपको देखना है कि आपको चाहिए क्या, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, m⍵² यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, इससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा ओमेगा का वैल्यू डालकर। तो mm कैंसल, g इज इक्वल टू
आपका ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2π/t, है ना, सर्कुलर मोशन में ओमेगा का वैल्यू 2π/t सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा बताओ, g/r इज इक्वल टू 2π/t का स्क्वायर, तो 2π/t विल बी इक्वल टू √g/r, इसको उल्टा कर दो तो t/2π इज इक्वल टू √r/g, और t का वैल्यू आपका आ जाएगा 2π √r/g। मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, 2π √r/g आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो लेट मी जस्ट सी, यही करेक्ट आंसर है या, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अच्छा, अब यहाँ पे रोलिंग का क्वेश्चन है, याद रखना। तो रोल कर रहा है मतलब रोलिंग मोशन हो रहा है। रोलिंग मोशन में सिर्फ अगर काइनेटिक एनर्जी की बात होती है तो रोलिंग मोशन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होता है ना। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होगा, और ऐसे केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं बता दूं आपको, पहले लिख देता हूं मैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू E ट्रांसलेशनल और प्लस E रोटेशनल, दोनों टाइप का होता है ना काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने डिराइव करके रखा था, इसका टोटल एनर्जी जो आता है वो ½ mv² 1 + k²/r² आता है। तो इस बात का ध्यान रखना। इस बात का ध्यान रखते हुए फिर जैसे जहाँ कहीं भी वर्ड रोल आ गया तो टोटल रोलिंग के केस में क्या होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है, और आगे जा रहा है तो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, तो दोनों एनर्जी ऐड होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी ये होता है, समझे। तो एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस 2 मीटर देके रखा हुआ है, रेडियस 2 मीटर है, मास उसका 100 kg है, तो मास लिख लेते हैं 100 kg। और क्या है, रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रोल कर रहा है। इट्स सेंटर ऑफ मास है स्पीड 20 cm/s। तो यहाँ पे जो आपको ये v दिख रहा है ना, वो एक्चुअली उसके सेंटर ऑफ मास का ही स्पीड होता है, और वो दिया है 20 cm/s। अब 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 20 × 10⁻² मीटर/s, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो, और ये आपका हो जाएगा 0.2 मीटर/s। ठीक है भाई। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, वर्क डन कितना लगेगा उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली ये रोल किए जा रहा है विथ वेलोसिटी v, और ये रोल किए जा रहा है, रोल कर रहा है ये, तो कितना एनर्जी, कितना वर्क डन लगेगा उसको रोकने के लिए। तो एक बड़ा ही फेमस आपका थियरम है जिसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी थियरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है, योर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हो उतना वर्क लगेगा। अब कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हो, इसके पास जितना भी एनर्जी है आप उसको जीरो बनाते रहे, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसको आपको रोकना है तो उतना वर्क डन लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल एनर्जी इसके पास जो भी है उसको आपको फाइनली जीरो बनाना है। तो फाइनली जीरो बना रहे हो, इसका मतलब क्या, जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके पास है रोलिंग मोशन का, उन सबको आपको चेंज करके जीरो बनाना है। तो आपको जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास है उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है रोलिंग मोशन के लिए, ½ mv² 1 + k²/r²। नाउ k²/r² का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको बताया था कि k²/r² का वैल्यू निकालने के लिए आपको n का वैल्यू देखना पड़ेगा। मान लो इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क है, डिस्क घूम रहा है, तो डिस्क का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ½ mr²। तो mr² के साथ जो लगा रहता है वही आपको k²/r² का वैल्यू दे देगा, दैट इज 1/2। तो जो भी रोल करने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें k²/r² का वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में देखना कि mr² के साथ जो भी लगा रहेगा नंबर, वही उस k²/r² का वैल्यू आ जाएगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr² होता है, तो इस तरीके से आपका ½ mv² 1 + 1/2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 दैट इज 3/4 mv²। m और v दे के रखा हुआ है तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो 3/4 m का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 है, इंटू 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 × 0.2 का स्क्वायर
So that will give you 3 multiplied by 100 multiplied by 0.04 अपॉन 4. अब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 जूल आपका आंसर आ गया. 3 जूल इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, सॉलिड सिलेंडर है यहाँ पे, क्वेश्चन पे ध्यान देना. सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है आधा मीटर, है ना. रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री. तो एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर रोल कर जाता है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस विल बी. जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है. यार इसका स्पीड तो देना चाहिए था, गड़बड़ है. सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, रेडियस 50 सेंटीमीटर, रोल्स ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री. डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस विल बी. नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसको उसका स्पीड देना चाहिए. मुझे लगता है क्वेश्चन मुझे एक बार देख लेता हूँ मैं. बिना स्पीड के कैसे आप डिस्टेंस निकाल लोगे बताओ. जस्ट अ सेकेंड, आप 2 मिनट रुक जाओ. द सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड. अरे यार क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ. सेंटर ऑफ मास मुझे लग रहा था हैज स्पीड, सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड. 4 मीटर पर सेकेंड, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें ऐड करना है. सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे v का वैल्यू भी 4 मीटर पर सेकेंड होगा. That's it. तो अब तो मिल ही जाएगा आपको. करना क्या है, यहाँ पे जो भी स्पीड है v, स्पीड v से आगे बढ़ेगा, राइट. और ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा. लेट्स से कि ये s डिस्टेंस कवर करता है. कितना? s डिस्टेंस. ये v स्पीड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल v स्पीड से s डिस्टेंस कवर करता है. और ये s डिस्टेंस कवर करके मान लो यहाँ तक पहुँच जाता है. तो इसकी जो हाइट है जहाँ तक वो पहुँच चुका है, लेट्स से कि हाइट h है और वो इस पॉइंट पर पहुँच गया. तो देखो स्टार्टिंग में नीचे में मान के चलते हैं कि यहाँ पे हाइट का वैल्यू 0 है, तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी. ये सारी काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. तो बॉटम पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, है ना. तो बस बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. नाउ दिस इज द केस ऑफ रोलिंग. याद रखना, रोलिंग में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ mv² ना होकर हाफ mv² 1 प्लस k² बाय r² होता है. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी mgh में कन्वर्ट हो जाएगा. अब यहाँ से आप देखोगे तो आपको s चाहिए, तो आप s, h और थीटा में रिलेशन निकाल सकते हो. अगर आप साइन 30 डिग्री निकाल लो तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ. मतलब साइन थीटा यहाँ पे ऑपोजिट h अपॉन हाइपोटेनस s हो जाएगा, है ना. और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू s/2 हो जाएगा. ठीक है, इसको साइड में रखो. h इज इक्वल टू s/2, तो h की जगह पे हम s/2 डाल देंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा दूसरी बात ये है, यहाँ पे k² बाय r² का भी वैल्यू निकालना है हमें. तो सॉलिड सिलेंडर है. सॉलिड सिलेंडर अगर रोल कर रहा है तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क में कोई फर्क नहीं है. तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क में कोई फर्क नहीं होता. ऐसे केस में इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 1/2 mr² होता है. mr² के साथ जो लगा रहता है वही k² बाय r² का वैल्यू होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2. तो बस 1/2 यहाँ पे आपका k² बाय r² का वैल्यू आ जाएगा. m और m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. 1/2 v का वैल्यू 4 देके रखा हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड. ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है भाई, क्वेश्चन का ही हिस्सा है. तो 4 का हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 1 प्लस k² बाय r² का वैल्यू हमने निकाला 1/2 इज इक्वल टू g का वैल्यू 10 लेने बोला और h का वैल्यू s/2 हो जाएगा. तो यहाँ से आपको s मिल जाएगा. 2 और 2 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा आपका 3/2 इज इक्वल टू 10s. तो यहाँ से आपको s का वैल्यू मिल जाएगा 16 3 ज़ा 48 डिवाइडेड बाई 2 24 बटा 10 दैट इज इक्वल टू 2.4 मीटर इज योर आंसर. 2.4 मीटर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अ सॉलिड स्फीयर, अच्छा यहाँ पे अब सॉलिड स्फीयर देके रखा. सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन
In a rolling motion, a body possesses translational kinetic energy kT as well as rotational kinetic energy kr. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है रोलिंग में, आपको बता चुका हूं साइमल्टेनियसली. रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू, यहाँ पे हम लोग के टोटल लिख देते हैं, टोटल, क्योंकि ये टोटल की बात कर रहा है. ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मतलब के टोटल, ये आपको पूछा गया है. तो देखो मैंने आपको लास्ट में एक इक्वेशन लिखाया था, अगर आपको याद होगा तो, के ट्रांसलेशनल इज टू, सॉरी, के टोटल इज टू के ट्रांसलेशनल इज टू के रोटेशनल, ये रेशियो लिखाया था. और ये रेशियो क्या था बताओ, के टोटल के लिए हाफ, सॉरी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू के ट्रांसलेशन के लिए 1 और के रोटेशनल के लिए आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखना होगा. ठीक है, तो आपको चाहिए क्या बताओ, आपको चाहिए के ट्रांसलेशनल और के टोटल. तो के ट्रांसलेशनल देख रहे हो आप, के ट्रांसलेशन को 1 अज्यूम कर लो. एक्चुअली ये रेशियो है पर ठीक है, आप 1 अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. के ट्रांसलेशन को हम लोग 1 ले लेंगे और हमको क्या चाहिए बताओ, के टोटल चाहिए. तो के टोटल को हम लोग क्या ले लेंगे बताओ, के टोटल विल बी, के टोटल का 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है. नाउ ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है. तो मैं बता दूं कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा एक्सिस के अबाउट, वो क्या होता है, इट इज 2/5 mr स्क्वायर. सॉलिड स्फीयर है ना, 2/5 mr स्क्वायर. तो mr स्क्वायर के साथ जो लगा रहता है वही आपका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है. तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5 है, 2/5 है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5 आप डालोगे तो 1 प्लस 2/5 जो होगा वो आपका 7/5 आ जाएगा. इसका मतलब के टोटल को आपको क्या लिखना है, 7/5. समझ गए. तो अगर मैं रेशियो की बात करूं अब मैं, के ट्रांसलेशन इज टू के टोटल कितना हो जाएगा बताओ. मैंने जो लिखाया था उसमें ई लिखा हुआ था, यहाँ पे इन्होंने ई की जगह पे के लिख दिया है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो. 1 और 7/5, 1:7/5. अब ये रेशियो है तो आप क्या कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा. तो 5:7 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी. समझ गए कैसे करना है, आगे बढ़े हम लोग. ठीक है, चलिए. 3 ऑब्जेक्ट्स, ए सॉलिड स्फीयर, बी थिन सर्कुलर डिस्क. देखो ए सॉलिड स्फीयर है, बी सर्कुलर डिस्क है और सी रिंग है. ईच हैव द सेम मास, सबके पास सेम मास और सेम रेडियस है. दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा, सब सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहे हैं अबाउट देयर ओन सिमेट्रिक एक्सिस. द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट. तो तीनों को अगर रोकना होगा, अगर मान लो, तो कितना वर्क डन लगेगा. ठीक है, चलेगा. तो ये तो भाई मुझे लगता है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जैसे मैंने कहा, तो उनका जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको रोकना है. तो इसका मतलब जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसका 0 है. तो चेंज कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल, इतना काइनेटिक एनर्जी. जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है उस सबको रोकना है, उन सबको 0 बनाना है. तो हमको उतना ही वर्क डन इस पे करना होगा. तो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो जिसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा बस उस पर ज्यादा वर्क डन लगेगा. तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ ओमेगा स्क्वायर. सबका ओमेगा स्क्वायर सेम है, तो इसका मतलब जिसका मोमेंट, तो अगर ओमेगा स्क्वायर सबका सेम है तो इसका मतलब आपका वर्क डन विल बी प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा वर्क डन लगेगा. तो आप देखोगे तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. सॉलिड स्फीयर के केस की अगर मैं बात करूं तो इसका, ये ऑब्जेक्ट ए है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर. दूसरा क्या है आपका, डिस्क है, डिस्क मतलब IB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/2 mr स्क्वायर. सबका मास और रेडियस सेम है. और उसके बाद रिंग है,
तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IC mr²। सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख सकते हो रिंग का है, क्योंकि बाकी सब जो है ना, इसका जो नंबर देख रहे हो 1 से छोटा है और ये 1 है, तो सबसे ज़्यादा तो आपका सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे रिंग होगा। उसके बाद बताओ 1/2 छोटा है कि 2/5 छोटा है। अब अगर 1/2 को देखोगे तो वो 0.5 होता है, और 2/5 को देखोगे तो ये होता है 0.4। इसका मतलब 1/2 बड़ा है, 2/5 छोटा है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, डिस्क आ जाएगा, दैट इज आपका IC पहले, उसके बाद फिर IB, और सबसे छोटा आपका स्फीयर दैट इज IA। तो इसका मतलब इसका वर्क डन सबसे ज़्यादा, इसका उससे कम, और इसका सबसे कम, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है और वर्क डन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब इसका वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, और सबसे कम आपका इसका होगा। तो CBA ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डिस्क एंड a sphere of same radius but different masses roll on two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the two objects gets to the bottom of the plane first? तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा, तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो सबसे पहले नीचे आएगा, सिंपल सी बात है। और हमने रोलिंग मोशन के लिए एक्सेलरेशन देखा था, एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। नाउ सी k²/r² डिनोमिनेटर में है, तो k²/r² का वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ, मोर, तो a इज लेस। तो आपको k²/r² से कंपेयर करना है, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो पहले आ जाएगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा जल्दी उसका स्पीड बढ़ेगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा वो लेट आएगा। तो एक तो डिस्क की बात की गई है, दूसरा स्फीयर की बात की गई है, ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस। तो मासेस से फर्क मुझे लगता नहीं पड़ेगा, क्योंकि k²/r² का वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहले हम डिस्क की बात कर लेते हैं। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग ID लिख देते हैं, और उसका वैल्यू क्या होता है बताओ, 1/2 mr²। डिस्क है ना, 1/2 mr²। तो यहाँ देखो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया k²/r² का वैल्यू जो mr² के साथ लगा रहेगा वही k²/r² का वैल्यू हो जाएगा, 1/2 होता है। और अगर मान लो मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूँ, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हमें सॉलिड स्फीयर ही लेके चलना होगा, सॉलिड स्फीयर, या फिर आप हॉलो स्फीयर भी लेके चलोगे तब भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इससे तो मेरे हिसाब से कम ही होता है। 2/3 का वैल्यू क्या होगा बताओ, 2/3 विल बी 0.6 होगा यार, लेकिन ये तो दिक्कत है, इनको देना चाहिए 0.6 और 0.5। अ डिस्क एंड अ स्फीयर ऑफ रेडियस, डिस्क अभी सॉलिड स्फीयर है कि हॉलो स्फीयर है, लेट मी जस्ट चेक कंप्लीट किया है क्या। डिस्क 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 अ डिस्क एंड अ स्फीयर ऑफ रेडियस, नहीं मेंशन करना चाहिए था उनको। खैर ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया तो आप मान के चलो कि सॉलिड स्फीयर ही दिया है, हम क्या कर सकते हैं बताएं। तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 होता है, तो 2/5 mr² है, तो यहाँ पे आपका k²/r² का वैल्यू जो आएगा वो 1/2/5 होगा, 2/5 हो जाएगा। अब 2/5 क्या है, देखो 1/2 जो होगा वो 0.5 होगा, और k²/r² यहाँ पे 0.4 होगा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार चेक कर लें क्या, बट डिफरेंट मासेस रोल ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम एल्टीट्यूड एंड स्फीयर, विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। हाँ ठीक है, k²/r² का वैल्यू जो है वो डिस्क के लिए ज्यादा है और सॉलिड स्फीयर के लिए कम है, जिसका ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। देखो अगर ये हॉलो स्फीयर दिया होता तो केस अलग होता बच्चों, क्योंकि हॉलो स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है और k²/r² का वैल्यू ज्यादा आता है डिस्क से। तो यहाँ क्लियर तो नहीं किया, लेकिन ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे कि वो सॉलिड स्फीयर ही है। इसका मतलब डिस्क लेट आएगा, उसका एक्सेलरेशन कम है, और सॉलिड स्फीयर जल्दी पहुंच जाएगा। सो बी हैज टू बी द आंसर मेरे हिसाब से। ये डिस्क में आई थिंक सी आएगा, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशंस फॉर अ सॉलिड स्फीयर, एक्चुअली जब भी स्फीयर दिया रहता है वो मेंशन किया रहता है सॉलिड है कि हॉलो है, उससे आंसर आपका बदल जाता है।
The ratio of the accelerations for a solid sphere of mass m and radius r rolling down an incline of an angle theta without slipping down the incline without rolling is ये क्या लिख दिया यार, without slipping down the incline is, ये without rolling नहीं आएगा, इसको काट देना. The ratio of the accelerations for a solid sphere. अच्छा पहले तो solid sphere की बात की है उन्होंने, solid sphere का, तो इसका acceleration हम लोग as ले लेते हैं. Rolling down an incline without slipping. The ratio of acceleration for a solid sphere, ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यार, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, रुको. The ratio of the acceleration of a solid sphere rolling down an incline theta without slipping and slipping down without rolling. अच्छा नहीं without rolling ही है, बराबर, मैंने गलत समझ लिया. ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, इसका विथ रोलिंग हम लोग एक्सेलरेशन a मान के चल लेते हैं, एक्सेलरेशन इज a1. और विदाउट रोलिंग इसका एक्सेलरेशन जो होगा इंक्लाइंड प्लेन पे वो हम लोग a2 मान लेते हैं. तो विथ रोलिंग एंड विदाउट रोलिंग इन दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब हमको a1:a2 का वैल्यू चाहिए, मतलब a1/a2 का वैल्यू. अब देखो होता क्या है कि जब एक इंक्लाइंड प्लेन है तो रोल करने का मतलब होता है कि ऐसे रोल करके वो नीचे आए. रोल करने के केस में आपका जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r². और विदाउट रोलिंग मतलब कि वो सीधा स्लाइड कर रहा है ऐसे, मतलब गोल गोल नहीं घूम रहा है, सीधे ही नीचे चले आ रहा है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो याद रखना, स्लाइड करने के केस में, विदाउट रोलिंग के केस में सिर्फ g sin थीटा होता है, क्योंकि फिर k²/r² का वैल्यू 0 हो जाएगा, रोल तो कर ही नहीं रहा है, सिर्फ sin थीटा होता है. तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ a1/a2 तो आप देख सकते हो g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r² अपॉन g sin थीटा हो जाएगा, और g sin थीटा कैंसल आउट हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 1/1 + k²/r². और ये एक सॉलिड स्फीयर है. तो सॉलिड स्फीयर का अगर मैं देखूँ तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr². 2/5 mr² है, तो जो 2/5 है यही इसका k²/r² का वैल्यू हो जाएगा 2/5. तो आप k²/r² का वैल्यू 2/5 लिखोगे यहाँ पे 1 + 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 1/7/5, और ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/7. तो रेशियो आपका 5:7 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए. सिंपल है, राइट, क्लियर. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अ स्मॉल ऑब्जेक्ट of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. ठीक है. It reaches up to a maximum height of 3v²/4g with respect to the initial position. The object is आएगा, I think. The object is, देखो यहाँ पे किसी कर्व के अलॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर चढ़ रहा है. स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी थी नीचे, वो वेलोसिटी देख के रखा है उन्होंने, दिया कि नहीं? हाँ, v दिया हुआ है, वेलोसिटी v है. अब ये h हाइट ऊपर तक चढ़ जाता है, और बोला ये गया कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है. मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब चढ़ते चढ़ते वहां पे जाके वो रुक जाएगा. तो वहां पे जाने के बाद अगर रुक जा रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट ए लिख देते हैं, इसको पॉइंट बी लिख देते हैं. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके बी पे. तो नीचे से सारी काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल्स अप. वर्ड ध्यान देना अच्छे से, रोल कर रहा है बॉडी. जब भी वर्ड रोल आया इंपॉर्टेंट है. रोल कर रहा है मतलब यहाँ की टोटल जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ ½ mv² नहीं होगी. आपको पता है रोलिंग के केस में क्या होता है, ½ mv², m कहीं दिया नहीं ना, छोड़ो जाने, उसकी जरूरत में नहीं पड़ेगी. 1 + k²/r², ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी तो वही फॉर्मूला होगा आपका mgh. तो आप देखो m और m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन्होंने h का वैल्यू देके रखा हुआ है. जो h है ना, वो h का वैल्यू दिया हुआ है 3v²/4g. तो यहाँ से आप देखोगे तो ½ v² 1 + k²/r² इज इक्वल टू g, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3v²/4g. तो g और g कैंसिल हो जाएगा, v² भी कैंसिल यहाँ से, 2 1s 2 2s. तो 1 + k²/r² 1 + k²/r² will give you
3/2, यस 3/2। तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो आपका आ जाएगा 3/2 -1 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो देखो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 1/2 आ गया, और हमें पता है कि इसका फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है NMR²। तो mr² के साथ जो लगा रहता है वही k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू आता है, देखा था ना हम लोगों ने। तो इसका मतलब आपका 1/2 mr² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों का होता है, एक तो आपका सॉलिड सिलेंडर का होता है और दूसरा कहीं कुछ बैठा था क्या, एक आपका सॉलिड सिलेंडर का होता है और दूसरा डिस्क का होता है। तो आप देख लो ऑप्शन में सॉलिड सिलेंडर तो दिया नहीं है, तो आपका डिस्क हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रम ऑफ रेडियस आर, ड्रम, देखो ड्रम अगर वर्ड आया इसका मतलब ड्रम खाली मान के चलो तो वो एक हॉलो सिलेंडर जैसा हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, देखते पूछा क्या है, ड्रम ऑफ रेडियस आर एंड मास एम रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ड्रम है, ये रोल करके आ रहा है, रोल करके आ रहा है, रोलिंग वर्ड यूज किया हुआ है। द फ्रिक्शनल फोर्स डिसिपेट्स एनर्जी एज हीट। अच्छा देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, पहले मैं बता दूं आपको, फ्रिक्शनल फोर्स डज नो वर्क इन रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, समझे। क्योंकि देखो एक ही पॉइंट पे अगर मैं रोलिंग की बात करूं तो इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। जब वेलोसिटी जीरो होती है और हमेशा जीरो ही रहती है और एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, और इसी पॉइंट पर बस आपका फ्रिक्शन लगता है, चाहे इधर चाहे इधर। तो जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है। सो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन रोलिंग मोशन में जीरो होता है, बाकी मोशन में नहीं। तो अगर वर्क डन जीरो है तो फ्रिक्शन डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज एनर्जी, इंक्रीज और डिक्रीज एनर्जी, तो वो एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, याद रखना। टोटल वर्क डन जीरो है तो एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे पहली बात लिखा हुआ है डिसिपेट्स एनर्जी एज हीट, नहीं, अगर एनर्जी डिसिपेट कर रहा है इसका मतलब वो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, पर यहाँ पे तो वर्क डन जीरो है ना। डिक्रीजेज द रोटेशनल मोशन, डिक्रीजेज नहीं, अगर रोटेशन मोशन का स्पीड वो कम ज्यादा कर रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, मतलब वर्क डन किया उसने। पर क्योंकि वर्क डन नहीं कर सकता तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला सकता, तो कोई चेंज वो रोटेशन मोशन में भी नहीं लाएगा। डिक्रीजेज द रोटेशनल ट्रांसलेशन एनर्जी, नहीं, वो कोई भी चेंज नहीं ला सकता। अब डिक्रीजेज का मतलब होता है मेरे हिसाब से उसकी वेलोसिटी चेंज करना, वेलोसिटी चेंज करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी चेंज करना। काइनेटिक एनर्जी ना ही वो ट्रांसलेशन ना ही वो रोटेशन का चेंज कर सकता है, मतलब क्योंकि कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, वो नो वर्क डन, तो वो कोई चेंज इन एनर्जी, चेंज इन वेलोसिटी नहीं लाएगा। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, यही सही होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है देखो, कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो अब यहाँ पे टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्रिक्शन दो, अब इस पे दो तरीके से फ्रिक्शन वर्क कर सकता है, एक तो वर्क डन फॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मिला के जीरो। ठीक है, जो फ्रिक्शन वर्क डन करेगा वो ट्रांसलेशन मोशन के लिए करेगा प्लस रोटेशन मोशन के लिए, मतलब ट्रांसलेशन मोशन में चेंज लाने के लिए करेगा प्लस रोटेशन मोशन में चेंज लाने के लिए। अब टोटल वर्क डन तो वो जीरो ही कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन का वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा काइनेटिक, देखो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के हिसाब से, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से रोटेशनल मोशन के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, ऐसा होगा। सो वो क्या कर रहा है देखो, कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी।
इस इक्वेशन के हिसाब से तो दिख रहा है हमें कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज आया है उतना आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। ये उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन माइनस में। दोनों में चेंजेस इक्वल होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है, क्योंकि जब वो नीचे आता है तो दोनों में इक्वल चेंज आने की वजह से टोटल चेंज इन एनर्जी जो है फ्रिक्शन द्वारा वो जीरो हो जाता है। अब देखो ये क्लियर है, हमने देखा था कि अगर सपोज करो अगर ये यहाँ पे फ्रिक्शन की हम बात करें, कोई ब्लॉक रखते हैं और इसको हम वेलोसिटी दे देते हैं, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और एनर्जी डिसिपेट करके ट्रांसलेशनल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। अगर एक ब्लॉक रहेगा ना, वो मूव करोगे तो इस हिसाब से अगर हम लॉजिक लगाए तो ट्रांसलेशनल एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट कर रहा है, पर क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा है तो वो ट्रांसलेशनल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रोटेशन में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और दोनों में चेंज सेम है। जितना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो फ्रिक्शन ने क्या किया, उसको हीट में डिसिपेट नहीं किया, बल्कि उतना ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया। टोटल मिला के फिर भी जीरो ही हो रहा है। तो आप ऐसा मान सकते हो। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है इस चीज़ में, पर ठीक है, क्या पता मेरा नॉलेज कम हो, उस हिसाब से भी हो सकता है। मुझे एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा आइडिया ना हो इसके बारे में, पर जो लॉजिक मैं लगा पा रहा हूँ ये उस हिसाब से ही सही होगा। बाकी तो तीनों क्लियर है कि गलत है, कि वो एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता ओवरऑल, क्योंकि वर्क डन जीरो करवाता है। सो डी हैज टू बी द ऑप्शन। अगर कोई ऑप्शन सही है तो वो डी सही होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। A solid cylinder of mass m and radius are rolls down an inclined plane. तो बेसिकली अब सारे क्वेश्चंस आपके रोलिंग के हैं यहाँ पे। A solid cylinder of mass m and radius are rolls down an inclined plane of height h without slipping. Without slipping मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। The speed of its center of mass when it reaches the bottom is. Okay, तो इसमें तो यार ये सिंपल है, h हाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। मान लो h हाइट ऊपर, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको छोड़ दिया गया तो नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी मान लो v हो गई। ये भी हमको ढूंढना है। तो आप देखो तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट A पर, वो पॉइंट B के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A होगा दैट विल बी इक्वल टू, वो सारी यहाँ पे आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट B। पर ध्यान रहे कि बॉडी रोल कर रहा है तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू mgh, ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर 1 + k² बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आपका m और m हो जाएगा कैंसिल, और v चाहिए हम लोग को, तो gh विल बी इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, सो 2gh विल बी इक्वल टू v² इंटू 1+। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर के बारे में हम जानते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। सॉलिड नहीं, सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर है, तो इसका और रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो दैट विल बी इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर मतलब डिस्क जैसा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mr², है ना। तो 1/2 mr² है, इसका मतलब ये जो 1/2 हो जाएगा ये इसके k² बाय r² का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज 1/2। तो बस ये डाल दो यहाँ पे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। सो 2gh विल बी इक्वल टू v² मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो v² विल बी इक्वल टू 4/gh, v² विल बी इक्वल टू 4/3 या 4/3gh। सो v विल बी इक्वल टू √4/3gh। √4/3gh देख लो यहाँ पे, √4/3gh आपका ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड सिलेंडर एंड द हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर एंड द हॉलो सिलेंडर बोथ ऑफ द सेम मास एंड एक्सटर्नल डायमीटर आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एंड एट द सेम टाइम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, बोथ रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग, विच वन विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि देखो सबसे पहले कौन सा बॉटम पर आएगा, नीचे सबसे पहले कौन आएगा, तो इसके लिए नीचे का जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो पहले आएगा।
तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है रोलिंग मोशन में, इंक्लाइंड प्लेन के रोलिंग मोशन में, वो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, समझे। तो दोनों का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चेक कर लेते हैं। अब सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, सॉलिड सिलेंडर और दूसरा क्या हॉलो सिलेंडर ना, तो हाँ, तो सॉलिड सिलेंडर का, इसको मैं आई एस लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर। सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो इस केस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/2, जो mr स्क्वायर के साथ लगा रहता है वही आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू होता है। हॉलो सिलेंडर की हम बात करें तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग जैसा होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 नहीं, रिंग का mr स्क्वायर होता है तो इसका भी mr स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू इसका 1 आ रहा है, जिसका ज़्यादा वो स्लो, जिसका ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर का ज़्यादा है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सो देयरफॉर हॉलो सिलेंडर, मतलब पहले कौन आएगा, सॉलिड सिलेंडर आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का ज़्यादा है ना, तो सॉलिड सिलेंडर विल कम फर्स्ट, तो फर्स्ट आपका सॉलिड सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A spherical ball rolls on a table without slipping, then the fraction of its total energy associated with rotation is। अच्छा, टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन चाहिए एसोसिएटेड विथ रोटेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि रोटेशन और आपका जो टोटल एनर्जी है उसका रेशियो निकाल लो। फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशन एनर्जी है। तो इनके कहने का मतलब वो है कि आपका ई रोटेशनल अपॉन ई टोटल ये फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, अगर आपको याद होगा तो ई टोटल इज टू ई ट्रांसलेशनल इज टू ई रोटेशनल। इसका हम रेशियो लिखते थे, क्या लिखते थे रेशियो, ई टोटल का 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या इज टू ट्रांसलेशन का 1 और रोटेशनल का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही होता था ना। तो हमको क्या चाहिए, ई टोटल, ई रोटेशनल अपॉन ई टोटल। इसमें से ई रोटेशनल अपॉन ई टोटल अगर देखोगे तो ई रोटेशनल क्या लेना है, ई रोटेशनल इज 1 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो ई रोटेशनल के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ई टोटल आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बस ये रेशियो आ जाएगा। अब 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चाहिए। स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल है तो स्फीयर, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं अगेन, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो mr स्क्वायर के साथ 2/5 लगा हुआ है, तो यहीं से आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 2/5। तो 2/5 डाल दो ऊपर, 2/5 अपॉन 1 प्लस 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 अपॉन 7/5, तो ये 5 हो जाएगा कैंसल, आपका 2/7 आंसर आ जाएगा। 2/7 आंसर आएगा, 2/7, दैट इज ऑप्शन बी, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, A thin uniform circular ring is rolling down an inclined plane of inclination 30 degree। ठीक है, without slipping, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। Its linear acceleration along the inclination plane will be, लीनियर एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो भाई देखो, रोलिंग मोशन के लिए जो लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है उसका फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और बोला गया कि इट इज अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है, इसका मतलब आपका देखो mr स्क्वायर के साथ 1 लगा हुआ है, तो यही आपका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ए का वैल्यू आपका जी साइन थीटा का वैल्यू उन्होंने 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा इज 30 डिग्री, 30 डिग्री इंक्लिनेशन बोला है ना, यस, अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका g मल्टीप्लाइड बाय 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, अपॉन 2
तो ये आपका g/4 हो जाएगा, बस सीधा g/4 ऑप्शन सी। राइट, क्लियर है? आगे बढ़े कि नहीं? चलो देखते हैं। लेट्स से a solid sphere, disk and solid cylinder, all of the same mass and made of the same material, are allowed to roll down from rest on the inclined plane. Then देखो यहाँ पे फिर से वही बात कि जिसका k²/r² का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लेट आएगा, या फिर k²/r² का वैल्यू जितना कम होगा उतना जल्दी नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है नीचे आने का, स्पीड बढ़ने का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g sin θ अपॉन 1 + k²/r² इन केस ऑफ रोलिंग। तो k²/r² का वैल्यू चेक कर लो। पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। तो सॉलिड स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक कर लो पहले। तो क्या होता है, 2/5 mr² होता है। 2/5 mr² 2/5 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका k²/r² का वैल्यू हो जाएगा 2/5। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड स्फीयर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पे गड़बड़ा गया है, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों ऑप्शन डाल के रखा हुआ है। यहाँ पे आपका सिलेंडर आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर आएगा। ओके, सॉलिड सिलेंडर तो आपके नोट्स में भी दिया रहेगा, तो आप प्लीज करेक्ट कर लेना उसको। सॉलिड सिलेंडर आएगा यहाँ पे। सॉलिड सिलेंडर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। डिस्क की अगर बात की जाए तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/2 mr²। इसका मतलब k²/r² का वैल्यू जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। और फाइनली आपका और क्या है, हाँ यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर तो हो गया, नहीं सॉरी स्फीयर हुआ है। सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक जैसा होता है। सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, एंड दैट इज 1/2 mr²। तो यहाँ पे आप देख सकते हो k²/r² का वैल्यू इसका भी 1/2 ही आएगा। सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक जैसा। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा? तो देखो ये वाला वैल्यू 0.5 हो गया, ये वाला वैल्यू 0.5 हो गया, ये वाला वैल्यू 0.4 हुआ आई गेस। तो सबसे कम वो सबसे फास्ट। सॉलिड स्फीयर का k²/r² सबसे कम है, तो सॉलिड स्फीयर सबसे जल्दी नीचे आएगा। दैट इज ऑप्शन ए। ओके ठीक है, आगे बढ़े। यस, द स्पीड ऑफ द होमोजेनस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लिपिंग इज, आई थिंक 4/3 GH हमने सॉलिड स्फीयर का ही निकाला था क्या? देख लेते हैं। देखो सॉलिड स्फीयर अगर नीचे रोल कर रहा है तो इन्होंने स्पीड पूछा है ना, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला याद है ना आपको? स्पीड का फॉर्मूला होता है √2gh अपॉन 1 + k²/r²। अगेन k²/r² निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड स्फीयर की बात की गई है। सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², मतलब k²/r² का वैल्यू जो होगा वो 2/5 होता है। रोलिंग के लिए याद रखना v का वैल्यू ऐसे ही होता है। v का वैल्यू और a का वैल्यू रोलिंग के लिए आपको देख रखा था ऑलरेडी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 2gh अपॉन 1 + 2/5। तो ये हो जाएगा आपका 2gh अपॉन 7/5, दैट इज इक्वल टू √10gh/7। यस, 10gh/7, 10gh/7, 10gh/7। तो ये रहा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a sphere is rolling, the ratio of translational kinetic energy to total kinetic energy is given by। Translational kinetic energy to total kinetic energy की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिर से वही बात है यार, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो E टोटल हमने क्या लिखा था, 1 + k²/r² लेना है। E ट्रांसलेशनल आपको रेशियो अगर पूछा जाए तो उसमें 1 लेना है, और ई रोटेशनल आपको k²/r² लेना है। तो क्या पूछ रहे हैं बताओ? रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू टोटल, ट्रांसलेशनल टू टोटल। तो ट्रांसलेशनल टू टोटल अगर देखा जाए तो क्या आएगा, ट्रांसलेशनल 1, टोटल 1 + k²/r²। अब आपको k²/r² का वैल्यू निकालना होगा। स्फीयर देके रखा हुआ, अगेन सॉलिड स्फीयर इमेजिन करेंगे हम लोग। तो सॉलिड स्फीयर के लिए I का वैल्यू 2/5 mr², और आपका k²/r² का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2/5।
5, बस यही उठा के इसके अंदर डाल दो। तो आपका 1/1 प्लस 2/5 ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/7/5 और इट विल बी 5/7। तो 5:7 इज योर आंसर एंड दैट इज ऑप्शन डी। सिंपल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए a disk is rolling without slipping on a surface, the radius of the disk is r। तो एक डिस्क है, रोल कर रहा है किसी सरफेस पे, at t is equal to 0 the topmost point of the disk is a as shown in the figure। when the disk completes half of its rotation the displacement of the point a from its initial point is। अब देखो, अगर सपोज करो प्योर रोलिंग, मैंने आपको कहा था प्योर रोलिंग के केस में जितना फास्ट वो घूमता है उतना ही फास्ट वो आगे जाता है। तो अगर सपोज करो ये जो पॉइंट ए आपको दिखाई दे रहा है, मान लो मैं इसको यहाँ से नहीं यहाँ से घुमा रहा हूँ, कहीं से भी घुमाया क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये पॉइंट ए है, एग्जैक्टली टॉप पे है, ठीक है। तो और ये भाई रेडियस आर है, ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर आपका 2r होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जब ये आधा रोल कर लेगा तो आधा रोल करने के बाद नीचे आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट ए, है ना, क्योंकि नहीं नीचे नहीं आएगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ देखो, अगर ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये फिर से घूम के वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि आधा रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, भाई बोल रहा है ना व्हेन द डिस्क कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट्स रोटेशन, आधा रोटेट करेगा तो आपका पॉइंट ए जो है वो यहाँ आ जाएगा इस पर। अब बोला क्या गया है बताओ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, ये हमको ढूंढना है। अच्छा आप बताओ मुझे कि अब ये डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो एक कंप्लीट रोटेशन जब करता है तो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, वो अपना पूरा सर्कल छाप देगा नीचे, पर क्योंकि उसने आधा ही रोटेशन कंप्लीट किया है तो आधा ही सर्कल छापेगा, मतलब ये डिस्टेंस 2πr का आधा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू πr, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट को r कर दो, आपको r का वैल्यू ढूंढना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से r² इज इक्वल टू πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका r² इज इक्वल टू π² r² प्लस 4r², दैट इज इक्वल टू r² π² प्लस 4। तो आपका r का वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो r √ π² प्लस 4। देख लो, हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, आई थिंक यह टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हुआ है। π² प्लस 4, अंडर रूट डालना सब में भूल गए, अंडर रूट आएगा यहाँ पे, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट, ये पता नहीं अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा, अंडर रूट आएगा, और ये π² है, ठीक है, π² प्लस 4, तो ये आपका आ जाएगा a r π² प्लस 4, r ये π² है, एक्चुअली टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हुआ है, r π² बाय प्लस 4, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और एक्चुअली मैंने ही टाइप किया हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी है। ये वाला क्वेश्चन मैंने टाइप किया था 2-3 क्वेश्चन, उसके पहले जो है ना वो सही था टाइपिंग मेरे हिसाब से, वो किसी और से टाइप कराया था मैंने, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो ये मेरी दिक्कत है, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ रोलिंग स्फेरिकल शेल। अब यहाँ पे देखो स्फेरिकल शेल है, जब वर्ड शेल आया तो इसका मतलब आपका हॉलो स्फीयर हो जाएगा, ये हॉलो स्फीयर। तो फॉर अ रोलिंग स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज x/5, आपको x का वैल्यू ढूंढने बोला है। तो ये मैंने क्वेश्चन एक्चुअली JEE से उठाया हुआ है, कि उसी में एक्चुअली आपका फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन आता है। सीटी में इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स जैसा, MCQs ही आएंगे, पर यस प्रैक्टिस के लिए सही हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन ही मैंने 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा वहां से उठा के डाल दिया है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। सेम क्वेश्चन है, आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, रेशियो पूछा है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो अब ये कई बार मैं लिख चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टाइम पे हम लोग k²/r² लेते हैं और टोटल के टाइम पे 1 + k² r² ले लेते हैं। और हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 2/3 mr² होता है। तो इस हिसाब से आपका k²/r² का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे, हो जाएगा 2/3
अपॉन 1 + 2/3, ये कितना हो जाएगा 2/3 अपॉन 5/3, 3 और 3 कैंसिल, तो ये 2/5 हो जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि x/5 होगा, इनका जो रेशियो है वो x/5 हो जाएगा, सो दिस इज x/5। तो x की जगह पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, x की जगह पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों एक दो क्वेश्चंस और बस, उसके बाद फिर आपका काम खत्म। तो ये आपका है हॉलो स्फेरिकल बॉल ऑफ spherical ball or hollow sphere, again hollow sphere है, spherical ball of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियली 3 मीटर पर सेकेंड से आगे रोल करता है, रोल कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन कवर्ड बाय इट विल बी, मैक्सिमम हाइट ये कितना कवर करेगा, रोल कर रहा है तो इस केस में याद रखना रोलिंग मोशन का आएगा। तो मान लो ये h हाइट कवर करके ऊपर जाता है और इस पॉइंट पे आ जाता है, तो मान लो ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पर इसकी पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है और वो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगा। पॉइंट बी तक जाते जाते सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, जो भी काइनेटिक एनर्जी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इसका ए के पास था वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया बी में। तो रोलिंग एनर्जी क्या होता है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं हम लोग, हाफ mv² 1 + k² r², और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो आपका वही फॉर्मूला mgh से आ जाएगा। हमको h ढूंढना है यहाँ पे, m और m आप कैंसिल कर सकते हो। k² r² का वैल्यू क्या होगा, हॉलो स्फेरिकल बॉल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था एक्चुअली में हॉलो स्फेरिकल शेल, हाँ हॉलो स्फीयर था ना, 2/3 m r², देखो k² r² का वैल्यू 2/3 यहीं पे लिया था हम लोगों ने, तो हॉलो है k² r² का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। पिछले के केस में क्वेश्चन सॉल्व किया था हॉलो स्फीयर वाला, तो वही k² r² 2/3 आप डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा v²/2 1 + 2/3 इज इक्वल टू gh, बस। और v का वैल्यू इन्होंने दे के रखा हुआ है। अच्छा g का वैल्यू बोला नहीं है कुछ लेने के लिए, g का वैल्यू तो कुछ बोला नहीं है, मेरे हिसाब से g का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, ठीक है चलेगा। v का वैल्यू इन्होंने 3 बोल के रखा है, तो 3 का वैल्यू होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9/2 इज इक्वल टू सॉरी इसको ऐड करोगे तो 5/3 इज इक्वल टू g का वैल्यू अगर हम 10 लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 5 3 15, 5 3 15 डिवाइडेड बाई 20, मतलब 3/4 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 3 15 5 4 20, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 0.4 7 28 4 5 20, 0.75 इज योर आंसर। तो 0.75 आंसर आ रहा है, तो बोलिए यही करेक्ट होगा आपका, 0.75 मीटर इज योर आंसर, ठीक है। सो ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जो भी है वो सारे JEE के क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली इसलिए मैंने किया था क्योंकि देखो रोलिंग मोशन के क्वेश्चन अभी तक CET के मार्केट में आए नहीं है, तो मैंने ये क्वेश्चन जो है वो नीट और JEE से जो मुझे लगे ढंग के मैंने उठा लिए, क्योंकि रोलिंग मोशन का क्वेश्चन जो है आपके तक मार्केट में आया नहीं है। पहली बार आपका पूरे सिलेबस का 2023 में पेपर हुआ था, तो ये पेपर मार्केट में क्वेश्चंस आते आते समय लग जाएगा। तो ये क्वेश्चंस है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, आप करके जाओगे तो आप समझ लो कि आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस और अगर से ला रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट, आपका हर एक टॉपिक कवर हो पाए क्वेश्चंस में। ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए, उसके बाद आराम से बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई क्या है, देखो सॉलिड सिलेंडर, अगेन अब यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री and length 60 centimeter if the cylinder rose without slipping its speed upon reaching the bottom of the inclined plane is। इस टाइप के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक जैसा होता है, ये रोल कर रहा है यहाँ से, पूरा डिस्टेंस यहाँ पे इसका 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 60 सेंटीमीटर, इंक्लिनेशन 30 डिग्री है यहाँ पे 30 डिग्री। तो नीचे आते आते इसका कितना स्पीड होगा ऐसा पूछा गया है। तो अब आप स्पीड पता करने के लिए आप एक काम करो, आप यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लो।
काइनेमेटिक इक्वेशन में देखो आपको स्पीड पता करना है ना लास्ट में। हाँ, यहाँ तक आते आते स्पीड क्या हो रहा है v, और इनिशियल स्पीड तो इसका 0 होगा क्योंकि इसको रिलीज किया गया है ऊपर से, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, राइट। हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे के रखा हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब होगा 60 इंटू 10⁻²⁻2 मीटर, या फिर आप इसको 0.6 मीटर बोल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही है, v पता करना है, u पता नहीं है, u 0 है। एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन इस केस में होगा g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। तो पहले एक काम करो, एक्सेलरेशन भी ढूंढ लो। तो g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, देके रखा है उन्होंने, साइन 30 डिग्री, इंक्लिनेशन 30 डिग्री है यहाँ पे, अपॉन 1 + k²/r²। ये है क्या, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर आपका जो होता है वो डिस्क जैसा होता है, ठीक है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस आप जानते हो, इट इज, या सॉलिड सिलेंडर बोल लो, इट इज 1/2 mr²। तो अगर ये 1/2 mr² है तो k²/r² का वैल्यू आपको मिल गया। mr² के साथ जो लगा रहता है वही k²/r² होगा, 1/2 होता है। तो यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, नीचे आपका 3/2 आ जाएगा, 2 और 2 गया कैंसिल, 10/3 आ रहा है आपका। एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब आपको चाहिए v, तो इक्वेशन यूज कर लो, v² = u² + 2as, ये वाला इक्वेशन आप यूज कर लो। v हमें चाहिए, u² 0 है, +2 एक्सेलरेशन हमें कितना मिला, 10/3 मिला है, 10/3 × s, डिस्टेंस इज 0.6, तो 3 1s 3 2s, तो v² का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा, तो v का वैल्यू आपका 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दैट इज योर आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है यहाँ पे। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg, स्फीयर है यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर है। मैं पहले लिख दूँ सॉलिड स्फीयर है, अगर बाद में यूज आ जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होगा। आगे बोलो, k²/r² का वैल्यू 1 हो जाएगा, मुझे लगता है शायद यूज होगा। मास दे के रखा हुआ है 1 kg का, मास दिया है, पता नहीं यूज होगा कि नहीं होगा। मास 1 kg का दिया हुआ है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन सरफेस। अच्छा, ये प्लेन सरफेस पे रोल कर रहा है, प्लेन सरफेस पे रोल कर रहा है। ओके, इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी, अब ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, याद रखना। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है, 7 × 10⁻, क्योंकि रोल कर रहा है ना, तो 7 × 10⁻³ जूल, ठीक है। द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये जो सेंटर ऑफ मास का स्पीड v है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो आप रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लो। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv² 1 + k²/r²। यूज तो हुआ k²/r² का। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी देके रखा हुआ है आपका 7 × 10⁻³ दैट इज इक्वल टू ½ m, मतलब उसका मास वो 1 kg दिया हुआ है, और v हमसे पूछा है, राइट। तो v² वैसे ही रहने दो, 1 + k²/r² का वैल्यू, ये क्या लिख दिया मैंने यार, k²/r² का वैल्यू 2/5 आएगा। सॉरी बच्चे लोग, 1 क्यों लिखा था, समझा नहीं, 2/5 आएगा, सॉरी। 7 2 14, 14 × 10⁻³ इज इक्वल टू v² × आई थिंक ये 7/5 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 7/5, ये 7/5, 7 1s 7 2s, तो v² का वैल्यू 10 × 10⁻³, v² का वैल्यू 5 को यहाँ भेज दोगे तो 5 2s 10, तो 10 × 10⁻³ हो जाएगा, और v² का वैल्यू जो होगा वो 10⁻² हो जाएगा। तो v का वैल्यू जो होगा आपका 10⁻² का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे लोग, स्क्वायर रूट 10⁻² का पावर 1/2 हो जाएगा। या 10⁻² का स्क्वायर 10⁻1 होता है, पावर को 2 से डिवाइड कर दो। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर को 2 से डिवाइड करो, इतना तो समझते हो ना। तो 10⁻1 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। यस, अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में तो मीटर टू सेंटीमीटर कर दो। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 0.1 मीटर इज नथिंग बट 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये 10⁻² मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर का जो CET है वो भी होता है ख़त्म। होपफुली जो क्वेश्चंस आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को इनमें समझा होगा तो बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व बड़े आसानी से कर पाओगे, ये मेरी उम्मीद है। और ये आप इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्चुअली बड़े आराम से अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करोगे, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है जहाँ से भी मुझे मिला अच्छे और ढंग के क्वेश्चंस, तो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक का कवर हो गया होगा और क्लियर हो गया होगा, और आगे के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए आप रेडी रहोगे। ठीक है, थैंक यू।